आज का टॉपिक है एलसीआर, जो कि बोर्ड के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलसीआर को पढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरा लास्ट वीडियो जरूर से देख के आइएगा। बिना उसके देखे आज का टॉपिक आपको एकदम समझ नहीं आएगा, इसलिए सो प्लीज़ आप पहले वो मेरा लास्ट वीडियो देख के स्ट्रैटेजी बनाते हैं। इसमें रहेगा तीनों को हम कंबाइन करने वाले हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर। ठीक है, और इन तीनों को एक एसी सोर्स से हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, एसी सोर्स से ये है आपका रेजिस्टेंस, ये है इंडक्टेंस, ये है कैपेसिटर। चलिए, डायग्राम बनाने से पहले आप हमारा लास्ट वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा हम वोल्टेज और करंट का कंपैरिजन करने वाले हैं। ठीक, वोल्टेज एंड करंट का कंपैरिजन करने वाले हैं। पहले आप करंट बना दीजिए तीनों के लिए, इसके लिए भी। ठीक है, हमने बताया था लास्ट लेक्चर में भी, इसका वीडियो पूरा है, कि इस कंडीशन में आर के लिए मेरा आई और वोल्टेज दोनों साथ साथ चलते हैं। यानी क्या होगा, इसका वोल्टेज भी क्या होगा, साथ साथ चलेगा। इसका नाम वी आर कर देते हैं। ठीक, एल कंडीशन क्या था कि मेरा करंट वोल्टेज से एसी सोर्स का जो वोल्टेज है उसे 90 डिग्री पीछे चल रहा है। यानी ये बंदा पीछे है वोल्टेज से, यानी वोल्टेज मेरा ऊपर क्यों बना देते हैं, ये हो जाएगा वी एल। ऐसे करता हूं। ठीक, इस कंडीशन में क्या था, मेरा करंट आगे चला था 90 डिग्री, किससे, इस वोल्टेज से। तो ये करंट आगे है तो वोल्टेज को नीचे बना दीजिए, ये हो जाएगा आपका वीसी, ये हो जाएगा 90 डिग्री आपका आगे चल रहा है। ठीक, क्लियर है, एकदम अच्छे से क्लियर है। इस कंडीशन में वोल्टेज करंट साथ साथ चलते हैं, इसमें वोल्टेज आगे चलता है, करंट पीछे हो जाता है। और कैपेसिटर कंडीशन में करंट आगे होता है, वोल्टेज पीछे होता है। अब इन तीनों को हम कंबाइन करने वाले हैं। ठीक है, तीनों को कंबाइन कर देते हैं। चलिए यहां बनाते हैं। अगर मेरा ये करंट है, इसको थोड़ा पीछे करते हैं। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि करंट तीनों ही कंडीशन में इन तीनों ही वोल्टेज से छोटा होता है। हम मानते हैं आप साथ साथ चल रहे हैं, पर ये छोटा होगा इसके साइज से, कैपेसिटी से, है ना, वैल्यू से छोटा होगा। तो हम बनाएंगे यहाँ पर आई, और इसी लाइन में कौन है बैठा है, वी आर। ठीक, एकदम क्लियर है। अब यहां देखिए VL ऊपर है, VC नीचे है। तो इसी तीनों करंट क्या, तीनों एक ही करंट है, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं। तीनों करंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम इसी करंट से कंपेयर कर दें, इसको ब्लू कलर से बना देते हैं ताकि डिफरेंट लगे थोड़ा। तो मुझे पता है VL क्या है, ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, बनाते हैं ऊपर। ये हो गया VL। VC क्या है, नीचे चल रहा है। VC क्या है, नीचे चल रहा है। और दोनों ही 90 डिग्री का डिफरेंस है, किससे, करंट से। यहां तो बहुत सिंपल है, जो मैंने बनाया है उसी को कंबाइन कर दिया, मर्ज कर दिया, और कुछ किया नहीं। अब क्या करेंगे, अब हमको मानना पड़ेगा VL और VC में से कोई तो होगा जो बड़ा और छोटा होगा, या बराबर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वह हम मान लेते हैं, मान लेते हैं कि VL ही बड़ा है। VL बड़ा है किससे, VC से। ठीक है ना, अगर मान लीजिए VL बड़ा है VC से,
अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए 12 है, इसकी 10 है, तो क्या होगा, ये 10 ऊपर जाना चाहता है, 12 ऊपर जाना चाहता है, 10 नीचे जाना चाहता है, तो बचेगा क्या, ऊपर की ओर 2 बचेगा, यानी इसकी साइज घट जाएगी, साइज घट जाएगी, सिंपल सी बात है। तो हाँ, अब इसको हम फिर से कंबाइन करेंगे इसके अकॉर्डिंग। ये फाइट दे दिया VL को परेशान कर रहा है, ये जाना चाहता है ऊपर, ये जाना नीचे, तो बस आपस में एंटी हो गए, तो वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा, गिरेगा। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। अब ये है VR, अब इसकी जो साइज बनेगी वो अब क्या है, VL माइनस VC है, VL माइनस VC हो गया, क्योंकि ये क्या डिफरेंस दे दिया है। और इसी लाइन में मेरा कौन बैठा है, I करंट, इसको IM लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास केवल 2 वोल्टेज है, एक इनका रिजल्ट जो भी आया होगा आंसर, उसकी ये साइज है, और ये तो बोलेगा, और जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक बंदा ऊपर जा रहा है, एक बंदा नीचे जा रहा है, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या है, तो कहोगे सर इन दोनों का रिजल्ट है, इन दोनों को 20 से कहीं से जाएगा। हाँ, तो इन दोनों वोल्टेज का भी रिजल्ट, जो रिजल्टेंट होगा वो भी तो 20 से कहीं से जाएगा। तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे, ऐसे, और ये एंगल बना देगा फाई, और इसका नाम रहेगा, अगर ये मैक्सिमम वोल्टेज है इसको हम VM भी दिखा सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, VM ये है, ये मैक्सिमम हाइट पर यहाँ तक की वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ तक तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं VM है क्या? आपका VM क्या है, इन तीनों वोल्टेज का रिजल्टेंट, रिजल्ट दे रहा है V, बॉस, यही तो बॉस है जो तीनों वोल्टेज अलग दिया है। यानी अब ये V का ग्राफ है, वही मैक्सिमम पॉइंट बैठा है, तो VM हो गया, ठीक। अब ध्यान से देखिए, क्या ये 90 डिग्री है, क्या पाइथागोरस लग सकता है क्या? इसका नामकरण कर दिया, अगर मान लीजिए ये O हो गया, इसका नाम R ही कर देते हैं, इसका नाम B कर देते हैं, इसको OBA कर देता हूँ, चलो। तो OAB क्या एक समकोण त्रिभुज है, परपेंडिकुलर दिख रहा है ना समकोण त्रिभुज। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है ना, उसी को लिखेंगे। अब कैसे, देखिए ध्यान से, हम लिख रहे हैं कि OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। OB का स्क्वायर यानी OB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, और OB ही आपका क्या रिजल्टेंट है, ठीक है, यानी जो बैठा हुआ है। तो OB मेरा क्या है, VM, ये V ग्राफ है, मैक्स बैठा तो VM होगा, तो हम लोग इसको VM से पिक करेंगे। अब क्या हो जाएगा, VM का स्क्वायर, OA क्या है, VR है मेरा, तो VR का स्क्वायर, और आपका AB क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ तो क्लियर है एकदम। अब हम वोल्टेज को ब्रेक करेंगे। देखिए, सिंस हम जानते हैं कि VR बराबर क्या होता है, IM इंटू XR, V बराबर IR होता है ना ओम के नियम से, IR, पर यहाँ पर हम लेते हैं क्या चीज, प्रतिघात, रिएक्टेंस लेते हैं, तो R नहीं XR लिखेंगे। लास्ट लेक्चर में अच्छे से बताए थे हम, ठीक है। VL क्या हो जाएगा, आपका VL बन जाएगा IM इंटू XL, ठीक। VC क्या हो जाएगा, IM इंटू XC, ठीक। और जो VM है, इन तीनों का रिजल्टेंट है, बॉस है, ये भी टूटेगा IM इंटू, इनका क्या है, VM क्या है बताते हैं अभी। देखिए, इनका जो ब्रेक करेंगे हम, जो VM ब्रेक होगा वो ब्रेक होगा IM इंटू X से नहीं, उसको Z से दिखाते हैं, और इस Z का नाम है प्रतिबाधा। इनका नाम था प्रतिघात, रिएक्टेंस, इनका नाम है प्रतिबाधा, इम्पीडेंस बोलते हैं। इसका नाम क्या है Z का,
इस जेड का नाम है प्रतिबाधा। ठीक, अब इन तीनों की वैल्यू इसमें रख देते हैं, क्या आएगा आंसर देखा जाए। Vm क्या हो जाएगा, Im का स्क्वायर और Z का स्क्वायर बराबर Vr क्या हो जाएगा, Im का स्क्वायर R का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट्स में है, ब्रैकेट्स करते हैं, इसको ऐसे करते हैं यार, क्या हो जाएगा VL Im XL माइनस Im XC का होल स्क्वायर। अगर इसमें से Im कॉमन करेंगे तो इस स्क्वायर कर बाहर स्क्वायर ही कॉमन आएगा, हर जगह आई स्क्वायर Im स्क्वायर तो Im स्क्वायर क्या कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, प्रतिबाधा का स्क्वायर जो जेड स्क्वायर है बराबर R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो प्रतिबाधा जो आता है मेरा जेड, प्रतिबाधा जो आता है वो आता है इस स्क्वायर में, इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, रूट में R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब आप पूछेगा कि जो मेरा वोल्टेज आया रिजल्टेंट वोल्टेज वो फाई कितना एंगल बना रहा है, इसका कलांतर क्या है इस VR से, इसका फाई। अब ये फाई किससे निकलेगा, ये फाई किससे निकलेगा, ध्यान देखिए टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना, लंब पता है मुझे, आधार भी पता है, अब तो Vn भी पता है, टेन से निकाल सकते हैं। तो टेन बराबर, इसको कहाँ लिखा जाए, तो जो मेरा टेन हो जाएगा यहाँ लिखते हैं, टेन फाई बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार ए बी अपान में ओ ए अपान में ओ ए बी कितना है VL माइनस VC, VL माइनस VC, OA कितना है VR। एक फार्मूला तो ये भी हो गया, पर इसको ब्रेक करेंगे अगर तो क्या आएगा, Im XL माइनस Im XC अपान Im XR। अब R भी लिख देते हैं कहीं कहीं, ऐसा मत लिखिएगा आप लोग। ठीक है, अब आई क्या और कैंसिल हो रहा है, तो टेन फाई का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा XL माइनस XC बाई XR, उसको R भी लिख सकते हैं। तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स XL माइनस XC बाई R। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनुनादी आवृत्ति की, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। ठीक है, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, पहले देखिए फार्मूला, अभी हमने फाइंड किया था कि Z बराबर रूट में R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक, मुझे पता है कि Vm बराबर क्या होता है, Im इंटू जेड, तो Im क्या हो जाएगा, Vm बाई जेड होगा, जेड की वैल्यू रखिए, ये बन गया फॉर्मूला। अब बात हो रहा है कि सिस्टम में मुझे मैक्सिमम करंट चाहिए, मुझे सिस्टम के अंदर LCR में मैक्सिमम करंट चाहिए। जब मुझे मैक्सिमम करंट मिलता है तभी रिजोनेंट की कंडीशन बनता है, रिजोनेंट का कंडीशन बनता है, अनुनादी आवृत्ति का सिचुएशन कंडीशन बनता है। वोल्टेज तो कांस्टेंट है, उसको एक बार जोड़ दिए तो मिल गया। जो करना है यहाँ कर सर्किट में करिए, R के सर्किट में, L के सर्किट में, C के सर्किट में। अगर ऐसा क्या करें हम कि नीचे के वैल्यू ऐसा हो जाए कि ये मैक्सिमम मिले। पहली बात, अगर ऐसा लिखा हो 10/10, 10/5, 10/2, किसकी वैल्यू सबसे बड़ा है, इसका वैल्यू कितना आएगा 1, ये 2, ये 5, यानी नीचे ऊपर देखिए कांस्टेंट है, नीचे के वैल्यू जितना छोटा होता है आंसर बड़ा आता है, यानी नीचे के वैल्यू जितना छोटा होगा आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा। यानी नीचे की वैल्यू, ये तो कांस्टेंट हो गया, नीचे की वैल्यू जितना हम छोटा गिराएंगे करंट उतना बढ़ेगा।
ठीक है ना। इसको कितना जितना ड्रॉप करेंगे ये उतना बढ़ेगा। यानी ये हम जान गए कि इन तीनों को मिलाकर क्या, अगर वैल्यू गिरा दें, हम छोटा कर दें तो आंसर बड़ा मिलेगा। ठीक, चलिए अब करते छोटा कैसे करना है इसको। अरे रे, ठीक है, मेरा रेजिस्टेंस तो स्क्वायर के फॉर्म में, और उसमें कुछ हेर फेर नहीं कर सकते हैं। जो करना है यहाँ करिए बस, क्योंकि यहाँ माइनस हो रहा है। एक्सएल माइनस एक्सी में जो करना है, क्योंकि यहाँ घट रहा है। जैसे आप देखिए ध्यान से, अगर एक्सएल माइनस एक्सी, मान लीजिए ये 4 है, ये 3 है, आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो वैल्यू छोटा मिला। अगर इसको 3 कर दें, इसको कर दें, तो आंसर तभी 1 आएगा, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर हो गया है, 1 देगा। क्या और छोटा हो सकता है इससे? ट्राई करते हैं। एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू करते हैं एक्सएल की 3.5, एक्सी का 3 करते हैं, तो कितना आएगा? 0.5 अब 0.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0.25। हाँ, वैल्यू और गिर गया। अगर ऐसे कर दे 3.1 माइनस 3, तो वैल्यू 0.1 का होल स्क्वायर 0.01, और छोटा हो गया। वैल्यू छोटा तो हो रहा है, पर कहाँ तक? अगर हम इन दोनों वैल्यू को बराबर कर दे, तो एक्सएल और एक्सी बराबर कर दे तो क्या होगा? अगर ये बराबर हो गया तो आंसर 0 आएगा ना, दोनों बराबर हैं। यानी 0 से छोटा और क्या हो सकता है? क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर भी है, यानी कि माइनस आंसर दे। इसका आंसर 0 कर दें तो केवल आर बचेगा, और अपने आप में जो भी है छोटा ही होगा ना। अगर यहाँ वैल्यू कुछ बड़ा छोटा है तो उसका होल स्क्वायर होगा, आर में कुछ जुड़ेगा, यानी नीचे वैल्यू बड़ी हो जाएगी, है कि नहीं? जैसे हमने किया ना, 4 माइनस 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। मान लीजिए आर में 1 जुड़ेगा ही ना, तो वैल्यू बड़ी होगी। यानी इसको हम अगर 0 कर दें तो आर में कुछ जुड़ेगा ही नहीं, और आर में कुछ जुड़ा नहीं तो बेचारा आर अकेला पड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। फिर समझाता हूँ कि आर में अगर कुछ भी जोड़ेंगे हम तो वैल्यू बड़ी बनेगी। आर की वैल्यू कुछ भी हो, 5, 10, 15, 20 कुछ भी हो, अगर यहाँ से आंसर कुछ आ रहा है तो यहाँ जुड़ जाएगा। यहाँ पर ऐसा क्या करें, वैल्यू या तो मिनिमम मिले या तो 0 हो जाए। मिनिमम तो मिल ही रहा था, हमने कर दिया बराबर कर दो। बराबर कंडीशन में आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। अब बराबर कंडीशन में 0 आ गया तो वैल्यू आर में कुछ बचा ही नहीं जोड़ने के लिए। अब कुछ बचा ही जोड़ने के लिए तो वैल्यू क्या है? छोटी हो जाएगी। अब वैल्यू छोटी है तो करंट हाई मिलेगा। इसी को कहते हैं अनुनादी कंडीशन। चलिए इसको बनाते हैं। अब अधिकतम एसी करंट, एसी धारा, ठीक है। क्या हो जाएगा? एक्सएल बराबर हो गया एक्सी के, ठीक है ना। और मुझे पता है एक्सएल की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया था, अगर लेक्चर को याद होगा तो एक्सएल बराबर था ओमेगा एल, और एक्सी बराबर था 1/ओमेगा सी। ओमेगा को उधर भेज दीजिए, एल को इधर ले आइए। एल आएगा नीचे, ओमेगा जाएगा ऊपर, तो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1/LC। स्क्वायर भेज दीजिए इस साइड, तो क्या हो जाएगा? रूट में 1/LC। 1 से मतलब कुछ होता नहीं है, तो ओमेगा बराबर क्या आ गया? 1/√LC। पर फ्रीक्वेंसी अभी दिखाई नहीं। ये क्या है? कोणीय वेग। कोणीय वेग बराबर क्या होता है? थीटा अपान में टाइम पीरियड। और थीटा अगर एक चक्कर लगाता है तो 2π हो जाएगा, 2π/3। और ये ध्यान से देखिए 1/T का दिख रहा है कि नहीं? 1/T दिख रहा है ना, 1/T ही तो फ्रीक्वेंसी होता है। यानी हम इसको ओमेगा बराबर 2πf भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2πf इज इक्वल टू 1/√LC। क्या होगा? 2π को नीचे भेज दीजिए। इसी का नाम है अनुनादी आवृत्ति। क्या हो जाएगा? 1/2π√LC। अनुनादी आवृत्ति F बराबर क्या हो जाएगा? 1/2π√LC। ये बोर्ड में अलग से भी पूछता है, या LCR के साथ भी पूछता है। ये अलग से पूछे तो ऐसे करिएगा, LCR के साथ पूछता है तो आप साथ में मर्ज कर दीजिएगा। तो इसका ग्राफ बनता है जो
ये करंट का होता है, ये फ्रीक्वेंसी का होता है। ठीक, सीलिंग टाइप का कुछ बनता है इस तरह से। ये क्या है, मैक्सिमम करंट। ये क्या है, IM, और IM बराबर क्या होता है इस कंडीशन में, यहाँ पर X और L क्या है, जीरो हो गया, आपस में लड़ क्या हो गया, जीरो, बचा क्या, R। तो अगर ये जीरो हो गया तो क्या बचेगा, VM में रूट में R स्क्वायर, मतलब VM बाई R ही तो बचेगा, तो हो जाएगा VM बाई R। इसको XR भी कर सकते हैं प्रतिघात के रूप में। ये क्या है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, जो आंसर आया है 1/2 पाई रूट LC। ठीक है, ये इसका हो गया ग्राफ। ये हो गया अनुनादी आवृत्ति। बहुत बार यूपी बोर्ड हो चाहे हिंदी मीडियम कोई बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, बहुत बार इसने पूछा गया है। तो अगर अलग से पूछता है तो ये डेरिवेशन आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, यहाँ भी ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो गया।